Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 1 वो डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ सब्जेक्ट वाइज वो लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। Now, without wasting more time, let's start with our topic. Question number 3. Define political culture. Discuss its characteristics and factors which influence political culture. So, सबसे पहले हम लिखेंगे introduction. In 1956, American political scientist Gabriel Almond used for the first time. तो ये जो टर्म है political culture ये पहली बार यूज़ की गई थी 1956 में। और किसने इस टर्म को यूज़ किया था? Gabriel Almond ने। Thereafter, a number of American political thinkers, including Samuel Weir, Sidney Verba एंड लुइसन पाई एक्सप्लेन पॉलिटिकल कल्चर। इसके बाद बहुत सारे जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को एक्सप्लेन किया है अपने अपनी राइटिंग्स में, जैसे कि सैमुअल बियर, सिडनी वर्मा और लुइसन पाई ने। Study of this helps us to understand the political beliefs, attitudes of the people living under different और various political system। ये जो स्टडी है political culture की हमें ये समझाने में मदद करती है कि लोग जो है political structure और system के बारे में क्या समझते हैं, वो कितना उस सिस्टम के अंदर बिलीव करते हैं, उनका कितना विश्वास है, उस सिस्टम को हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल कल्चर के अंदर। नाउ मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, द सम टोटल ऑफ पीपल्स बिलीव्स, वैल्यूज, व्यू पॉइंट, डिवोशन एंड फीलिंग अबाउट पॉलिटिक्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर। लोगों के क्या बिलीफ होंगे, कैसे वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे विश्वास रखते हैं, क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग है अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स को लेके, उसको हम पॉलिटिकल कल्चर कहेंगे। मतलब एक तरह से पूरा सम टोटल हो गया एक इंडिविजुअल के माइंड में पॉलिटिक्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो सारा पॉलिटिकल कल्चर के अंदर आएगा। द अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल कल्चर। एक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम सक्सेस है या फेलियर है वो वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर पे डिपेंड करता है। नाउ 2 डेफिनेशंस। ये जो डेफिनेशंस है आप तभी एग्ज़ाम में लिखना अगर आपको टू द पॉइंट अच्छे से लर्न है, क्योंकि ये किसी ऑथर्स के राइटर्स के कहे हुए वर्ड्स हैं, इसमें आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू टेलकॉट पर्सन्स, पॉलिटिकल कल्चर इज़ कंसर्न्ड विद ओरिएंटेशंस टूवर्ड्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। कि पॉलिटिकल कल्चर वो चीज़ है जिसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आने वाले हर ऑब्जेक्ट या उसकी एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है। Second definition, according to Ellen R. Ball, political culture is composed of attitudes, beliefs, emotions, and values of the society that relate to political system and to political issues। कि political culture के अंदर attitudes क्या हैं लोगों के, क्या belief system है, इमोशंस, वैल्यू, एक इंडिविजुअल क्या सोचता है अपनी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, वो सारा पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल कल्चर इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल कल्चर इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। कि जो पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट है ये डायनेमिक है, मतलब चेंज होता रहता है टाइम के साथ। वेन एवर सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस टेक प्लेस इट सर्टेनली अफेक्ट्स द पॉलिटिकल वैल्यूज, बिलीव्स ऑफ द पीपल। अगर कभी भी सोसाइटी के अंदर सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल कोई भी चेंज आता है सोसाइटी के अंदर तो उससे हमारी कंट्री का पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम और लोगों का जो फेथ सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम पर वो भी चेंज होता है विद टाइम। सेकेंड पॉइंट, पॉलिटिकल कल्चर इज़ लार्जर देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड ओनली द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। कि जो संविधान है उसके अंदर जो भी रिटर्न है वो फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग होता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, लीगल होती है वो चीज़ें। वेयर एज पोलिटिकल कल्चर्स इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्फ्लुएंसेस। जो पोलिटिकल कल्चर होता है उसके अंदर फॉर्मल चीज़ें भी आती हैं जो रिटर्न है, जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम
हो रहा है, और दूसरी इनफॉर्मल चीज़ें भी आती हैं जो कहीं रिटर्न नहीं है, जो सोसाइटी के अंदर चलती जा रही हैं इनफॉर्मल तरीके से। तो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो हमारा संविधान है इंडिया का, उसके अंदर लिखा हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स 18 साल से ऊपर जो कोई भी पर्सन है वो वोट दे सकता है। बट द यूज़ ऑफ वोट is influenced by race, caste, religion, beliefs, economic condition। बट वो वोट देते वक्त वो एक इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगा सोसाइटी में, जैसे कि वो किस जाति से आता है, कौन सी कास्ट से आता है, क्या उसके धार्मिक बिलीव्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, ये सारी चीज़ें उसे इन्फ्लुएंस करेंगी जब वो वोट देने जाएगा। तो यानी कि इनफॉर्मल चीज़ें भी पॉलिटिकल कल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल कल्चर हैज़ इट्स ओन सब कल्चर्स। ईच पोलिटिकल कल्चर हैज़ न्यूमरस सब कल्चर्स ऑफ इट्स ओन। हर पोलिटिकल कल्चर जो होता है उसके आगे फर्दर बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, यानी उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम सब कल्चर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच पोलिटिकल सिस्टम पोजेसेस रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड क्लास। अगर हम हर पोलिटिकल सिस्टम की बात करें किसी भी कंट्री की, तो एक क्लास वो होती है जो दूसरों को रूल कर रही है, रूलिंग क्लास जो कानून बना रही है दूसरों के लिए, और दूसरी क्लास वो होती है जिनके लिए रूल बनाए जा रहे हैं, जो रूल्ड हो रहे हैं। इंटरेस्ट ऑफ द रूल्ड क्लास आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेल्फिश रूलिंग क्लास। तो इसीलिए दोनों क्लासेस के जो इंटरेस्ट होंगे हमेशा डिफरेंट होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कल्चर फर्दर बहुत सारे सब ग्रुप्स में डिवाइड होता है कंट्री के अंदर। फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल कल्चर इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल सिस्टम। द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर ऑन द एफिशिएंसी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इज नेचुरल। पॉलिटिकल कल्चर जो होता है सोसाइटी के अंदर वो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, और ये चीज़ नेचुरल होती है, हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते। लोगों का क्या बिलीफ है, कितना विश्वास है पॉलिटिकल सिस्टम पर, उसी तरीके से वो उनके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट जो है वो पॉलिसीज़ जो है सरकार अच्छे से कर पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द पीपल लैक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, अगर लोगों के अंदर पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, द रनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे वेल बी डाउटेड। तो जो भी सरकार काम करेगी लोग हमेशा उसको डाउट करेंगे क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है उस सिस्टम के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है पॉलिटिकल कल्चर इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। Whatever may be the nature of the government in a state, people may or may not be educated, they may or may not possess political consciousness, but they must possess a distinctive viewpoint about politics। अब चाहे कैसी भी सरकार हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप हो, किसी भी प्रकार की सरकार अगर वहाँ पर किसी भी कंट्री में हो, लोग चाहे पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हों, लोगों को चाहे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यानी पॉलिटिकल नॉलेज हो चाहे ना हो, बट हर किसी का व्यू पॉइंट होता है पॉलिटिक्स को लेकर। दिस इज़ द रीज़न दैट पॉलिटिक्स इज़ कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए इस कारण से हम कह सकते हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे कोई भी हिस्सा है, वहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सिक्स्थ पॉइंट है पॉलिटिकल कल्चर इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल कल्चर इंक्लूड्स पॉलिटिकल कैरेक्टर, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल कंडक्ट, पॉलिटिकल हैबिट्स, वैल्यूज़ एंड देयर व्यू पॉइंट अबाउट पॉलिटिक्स। ये बहुत ही बड़ी टर्म है पॉलिटिकल कल्चर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कैरेक्टर। एक इंसान जो है पॉलिटिक्स के बारे में क्या समझता है, उसके पास कितनी नॉलेज है, क्या वो पॉलिटिकली कॉन्शियस है। पॉलिटिकल कंडक्ट, वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। पॉलिटिकल हैबिट्स उसकी क्या है, क्या वो डेली जो है उस एक्टिविटी का पार्ट बनता है या उसका कोई व्यू पॉइंट है उससे रिलेटेड। ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, उसका पार्ट है। पॉलिटिकल कल्चर इज़ अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट बिकॉज एवरी व्यू पॉइंट कंसर्निंग पॉलिटिक्स इज इंक्लूडेड। जो भी चीज़ पॉलिटिक्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट है वो पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट होता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेवेंथ पॉइंट है एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ डिस्टिंक्टिव कल्चर। एवरी कॉन्टिनेंट एंड एवरी स्टेट पोजेसेस अ डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल कल्चर। चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कोई भी स्टेट हो,
हर कंट्री के अंदर हर जगह जो है आपको पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलेगा और अलग अलग देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा इंडिया के अंदर पॉलिटिकल कल्चर है वैसा ही आपको सेम अमेरिका में मिलेगा। हर जगह पॉलिटिकल कल्चर मिलेगा ज़रूर, बट उसका जो नेचर है वो अलग होगा। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द डेवलप्ड स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डेवलपिंग स्टेट। जो पॉलिटिकल कल्चर होगा डेवलप्ड स्टेट्स का, जो बहुत ही मॉडर्न स्टेट्स हैं, वेस्टर्नाइज स्टेट हैं, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, उनका पॉलिटिकल कल्चर जो होगा डिफरेंट होगा डेवलपिंग स्टेट से, जो अभी डेवलप हो रही हैं। दिस इज द रीजन दैट व्हेन वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल इन वन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इज एन अटर फेलियर इन सम अदर कंट्री। अगर सेम काइंड ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम सेम मॉडल की बात करें कि एक कंट्री में डेमोक्रेसी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, सक्सेसफुल है, वहाँ के लोग बहुत हैप्पी हैं, अर्न कर रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, वही सेम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दूसरी कंट्री के अंदर फेल हो सकता है, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर जो होगा शायद उस कंट्री से डिफरेंट होगा। तो कोई भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, ये वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ईच कंट्री सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स कल्चर। एक कंट्री के अंदर उसका इतिहास क्या रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड था, वैसा ही वहाँ के लोगों का पॉलिटिकल कल्चर होगा। एवरी हिस्टोरिकल इवेंट इफेक्ट्स पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द सोसाइटी। हर एक छोटे से बड़ा इवेंट, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हुई हैं कंट्री के अंदर, वहीं से ही लोगों का पॉलिटिकल कल्चर का आस्पेक्ट जो है माइंड में बनता है। पीपल आर एबल टू इनहेरिट द गुड पॉइंट्स ऑफ देयर पॉलिटिकल कल्चर फ्रॉम देयर एंशियंट हेरिटेज। जो भी पुरानी चीज़ें हुई हैं, लोग उनसे अच्छी चीज़ें, अच्छे पॉइंट्स सीखते हैं पॉलिटिकल कल्चर के। जैसे अगर कोई भी किंग था, वो डिक्टेटर था और उसने अच्छी पॉलिसीज़ लोगों के लिए नहीं बनाई हैं, तो लोग वहाँ से क्या सीखेंगे कि हमें डिक्टेटरशिप वाली सरकार नहीं चाहिए, हम लोग खुद वोट देंगे और अपना कंट्री का जो हेड है उसको खुद चूज़ करेंगे। तो जो भी कंट्री के अंदर हिस्टोरिकल चीज़ें हुई हैं, उससे लोगों के पॉलिटिकल कल्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सेकेंड पॉइंट है जोग्राफिकल फैक्टर्स। द जोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट एंड टेरेन एटसेट्रा ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन अ कंट्री। जोग्राफिकल यानी उस कंट्री की जोग्राफी क्या है, कैसे एरिया में वो कंट्री जो है एग्जिस्ट करती है, क्या वहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, गर्म है, क्या उसके आसपास जो है समंदर है या कोई सी है, कोई रिवर्स है उस कंट्री के अंदर, माउंटेन्स हैं। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं उस कंट्री के अंदर। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ पीस लविंग कंट्री विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ सराउंडेड बाय रूथलेस एनिमीज़। वो कंट्री जो बिल्कुल शांतिपूर्वक रहती है, जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती है, उसका पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट होगा उस कंट्री से जिसके आसपास एनिमीज़ ही एनिमीज़ हैं उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में। जैसे कि इज़राइल एक अकेली जूइश कंट्री है, जहाँ पर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जहाँ पे जूइश समुदाय के लोग रहते हैं, और उसके आसपास सारे अरब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और बार बार इज़राइल कंट्री पे अटैक किया जाता है। तो वहाँ की जो पॉलिटिकल कल्चर होगा, जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी पॉलिटिकल सिस्टम की, वो डिफरेंट होगी उन कंट्रीज से जो बहुत ही पीस लविंग कंट्रीज हैं। थर्ड पॉइंट है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ इट्स ओन आइडियोलॉजिकल बेसिस विच इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल कल्चर। हर पॉलिटिकल सिस्टम जो किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, मतलब विचारधारा होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं सोसाइटी के अंदर, और वही चीज़ जो है फिर इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल कल्चर को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पॉलिटिकल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, द पीपल विल बी politically more active and will also be aware about their rights and duties। अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, जैसे कि डेमोक्रेटिक वाला, उसके अंदर लोग जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में, और उनको अच्छे से पता होता है उनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं।
But if the political system is based on Marxian ideology, it will have its own influence on the values and beliefs of the people. But अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो कंट्रीज़ जहाँ पे मार्क्सियन आइडियोलॉजी है, जैसे रशिया, चाइना, इन कंट्रीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट है वो लोगों के बिलीव्स और वैल्यूज़ को प्रॉपर कंट्रोल करती है। उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने राइट्स और ड्यूटीज़ तो पता होते हैं, बट वो लोग जो भी पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो उतना ही कर पाते हैं जितना गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करती है। फोर्थ पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट, ईमेल एंड मोबाइल फ़ोन। Email, internet, and mobile phones, etc., have brought a revolutionary change in the transfer of information from one place to another and has made the world a global village. जैसे कि हमें पता है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, उनसे सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और बहुत जल्दी चेंजेस आए हैं। इन्फॉर्मेशन जो है दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत ईजिली पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए पूरा वर्ल्ड जो है कनेक्ट हो गया एक दूसरे से, एक ग्लोबल विलेज बन गया है। दिस वाइड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ इन्फ्लुएंस द बिलीव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द पीपल। तो इसी इंफॉर्मेशन के कारण लोगों के जो वैल्यू सिस्टम है, जो बिलीफ है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाती हैं कि अगले आने वाले 5 साल में उनकी पार्टी अगर जीतती है तो वो लोगों के लिए क्या काम करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे ट्राई टू विन ओवर द वोटर्स इन देयर फेवर, और उसी बेसिस पे वो वोटर्स का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, द ऑपोजिशन पार्टीज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड मेक द पीपल अवेयर ऑफ द वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट। जो ऑपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ हैं, वो सब मिलकर क्या करती हैं, कोशिश की जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसकी वीकनेसेस जो हैं वो पब्लिक को बताएं। दे ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न टू रीच अप टू द पीपल। अब उसके लिए वो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, कम्युनिकेशन के जितने भी मीडियम्स हैं उनका सहारा लेते हैं ताकि लोगों तक उस गवर्नमेंट की जो वीकनेसेस है वो पहुंचाई जा सके। दे ऑल्सो होल्ड पब्लिक रैलीज एंड ट्राई टू रिमेन इन टच विद द पीपल। वो पब्लिक रैलीज भी करते हैं और कोशिश करते हैं जितना हो सके लोगों तक जुड़ने की। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बात हम करें तो उससे भी लोगों के जो व्यू पॉइंट है, बिलीफ सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, कल्चर को लेके, वो चेंज होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। डिफरेंट पीपल एंड स्कॉलर्स राइट आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स ऑन करंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, जो आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स लिखते हैं अभी जो करंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इट इज़ क्वाइट नेचुरल दैट रीडर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द व्यूज़ एक्सप्रेस्ड इन दैम। अब जो भी रीडर उन व्यूज़ को, उन आर्टिकल्स को पढ़ेगा तो उसके जो व्यूज़ हैं, उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो भी चेंज होगा, इन्फ्लुएंस होगा उस आर्टिकल को पढ़ के। द वैल्यूज़ एंड थॉट्स ऑफ अ रीडर आर मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द मटीरियल। तो जो अगर वो पहले अच्छा सोचता था सरकार के बारे में और उसने आर्टिकल पढ़ा जिसके अंदर वीकनेसेस गिनाई हुई हैं सरकार की लास्ट 5 ईयर्स की, तो उसके जो व्यूज़ हैं, उसके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे उस आर्टिकल या उस मैगज़ीन को रीड करने के बाद। तो इसीलिए न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल कल्चर में। सेवन्थ पॉइंट है स्प्रेड of education. An educated individual possesses more political consciousness than an educated. जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको political activities और political system के बारे में ज़्यादा पता होगा uneducated man से। Educated people are able to understand the various political problems correctly. Educated इंसान जो होगा जितनी भी political problems चल रही हैं उसको बहुत अच्छे से analysis करेगा और उसको समझ पाएगा। Uneducated individual is not able to make his own correct assessment ऑफ पोलिटिकल प्रॉब्लम। जो अनएजुकेटेड इंडिविजुअल होगा उसको यही नहीं पता चलेगा कि अभी करंट पोलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, उसको एनालिसिस या असेस नहीं कर पाएगा। एजुकेशन सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ मीन्स फॉर द इवेल्युएशन ऑफ पोलिटिकल कल्चर। मीन्स कि एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट को यूज़ करना चाहिए इस तरीके से कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं पोलिटिकल सिस्टम में या पोलिटिकल कल्चर में, एजुकेशन के थ्रू लोगों को उसको अंडरस्टैंड करवाना। जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल अभी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, तो वो एजुकेशन के थ्रू जो है लोगों को समझाए जा सके। 8 पॉइंट सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स अफेक्ट पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ स्टेट। सोसाइटी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे पॉलिटिकल कल्चर जो है वो इफेक्ट होगा। रूरल पीपल आर ट्रेडिशन रिडन। जो लोग गांव में रहते हैं वो रीति रिवाज से, सभ्यताओं से जुड़े हुए लोग हैं। कंजर्वेटिव या जल्दी ईजिली चेंज नहीं होते, मॉडर्नाइज नहीं हो पाते हैं वो लोग।
अगर हम बात करें अर्बन पीपल, जो शहरों में लोग रह रहे हैं, वो मॉडर्नाइज्ड हैं, वो वेस्टर्नाइज्ड हैं, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझ पाएंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल कल्चर है एजुकेटेड या इंटेलेक्चुअल पर्सन का, वो अलग होगा अनएजुकेटेड इंसान से। जो पढ़ा लिखा इंसान होते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है, उनके जो व्यू पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम को लेके और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को लेके, वो अलग होंगे अनएजुकेटेड पर्सन से। 9th पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। द पॉलिटिकल वैल्यूज ऑफ अ रिच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पुअर। जो पॉलिटिकल वैल्यूज होंगे एक रिच इंसान के, वो पुअर इंसान से बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू सिस्टम है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है, उसके आसपास की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बना है। इफ़ स्टार्वेशन, famine, unemployment, economic dissatisfaction are on increase in the state, the political culture of such people is bounded to be affect accordingly. अगर किसी भी स्टेट के अंदर स्टार्वेशन यानी भूखमरी है, फमाइन यानी सूखा पड़ा है, कोई बीमारी फैली हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास काम ही नहीं है, सरकार जो है लोगों को जॉब नहीं दे पा रही है या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रही, और जिसकी वजह से स्टेट के अंदर इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के आसपास की जो सराउंडिंग्स होंगी, उनके व्यू पॉइंट्स वैसे बनेंगे। दे विल बी डिससेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल कल्चर। वो लोग जो है ऐसे, जो पुअर लोग हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर से बहुत ही निराश हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे एंड विल ट्राई टू चेंज इट फॉर द बेटर। और वो चाहेंगे कि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका जो पॉलिटिकल कल्चर है, वो चेंज हो जाए, ताकि उनको बेहतर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। इकोनॉमिक प्रोग्रेस और बैकवर्डनेस अफेक्ट द पॉलिटिकल कल्चर इन वेरियस वेज। तो अगर कंट्री में प्रोग्रेस होता है या फिर बैकवर्डनेस रहती है, दोनों ही चीज़ें जो पॉलिटिकल कल्चर को इफेक्ट करती हैं। लास्ट 10th पॉइंट है रेडियो एंड टेलीविजन। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल टेक इंटरेस्ट इन द वेरियस प्रोग्राम्स टेलीकास्ट ओवर द मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट्स। रेडियो एंड टेलीविज़न दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रेडियो और टेलीविज़न देखते हैं इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, और फिर इन्फॉर्मेशन गेन कर कर ही उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल कल्चर को नॉलेज है वो अपडेट होती है, वैसा ही उनका व्यू पॉइंट बनता है। रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स आर एबल टू एक्सर्ट प्रेशर एंड कंट्रोल ओवर दीज एजेंसीज एंड गेट प्रोग्राम्स मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर विल। जितनी भी सरकारें होती हैं किसी भी कंट्री की, वो सबसे पहले इन कम्युनिकेशन मीन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, और जो भी प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जा रहे हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है, ताकि सरकार को क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, सरकार की वीकनेसेस ना बताई जाए, अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसमें टेलीकास्ट करवाते हैं। ज़्यादा सरकार के खिलाफ क्रिटिसाइजेशन वो इसमें करने नहीं देते। तो कहीं ना कहीं रेडियो और टेलीविज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों का व्यू पॉइंट और बिलीफ सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम पे बना है उसको बनाने के लिए। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइंस एंड कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने अभी डिस्कस की हैं इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हो, और अगर आपको नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। इस क्वेश्चन के अंदर भी इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह रहेगा। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स अटैच कर दी हैं, मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सेम लाइंस हैं, आप यहाँ पे रीड करके देखना, आपको पता लग जाएंगी। ये मैंने सेम इसलिए लिखी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में लिखते वक्त आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना है। ये भी क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल कल्चर पे ही था, तो इसीलिए आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन सेम रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। फर्स्ट पॉइंट है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर फाउंड अमंग पीपल हु आइदर हैव नो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और डू नॉट पोजेस अ नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। ये ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है जिसके अंदर लोगों को अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती। वो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सच पॉलिटिकल कल्चर इज़ फाउंड अमंग ओल्ड ट्राइबल सोसाइटीज़। पुरानी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उनमें ये सिस्टम मिलता था, वेयर ट्राइबल चीफ एक्ट एज अ लीडर ऑफ द ट्राइब। कि जो पूरा ट्राइब है उसके जो हेड होते थे, लीडर, वो चीफ एक ही होते थे और वही डिसीजन लेते थे अपने पूरे ट्राइब के लिए। तो ऐसा सिस्टम जो है आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर इज़ फाउंड इन कॉलोनीज और स्लेव कंट्रीज़। ये वहाँ मिलता है जिन कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाया जाता है या फिर गुलाम बनाया जाता है। जैसे इंडिया पे एक टाइम पे ब्रिटिशर्स राज करते थे। द पीपल ऑफ सच स्टेट्स डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ऐसी कंट्रीज़ के अंदर लोग जो है ना ही पॉलिटिकल सिस्टम में कोई इंटरेस्ट लेते हैं, ना ही सरकार पे कोई दबाव बनाते हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए।
नॉर दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और ना ही डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं। Political consciousness emerge among the people, their attitude about the state administration undergoes change। बट अगर ऐसी कंट्रीज़ में लोगों के पास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ जाए, अवेयरनेस आ जाए कि उनके साथ गलत हो रहा है, ये कंट्री उनकी है, तब वो जो है अपनी कंट्री को चेंज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। समटाइम्स दे डिमांड इवन द एग्जिट ऑफ द फॉरेन रूलर्स, और कई बार तो इतना ज़्यादा रिवोल्ट होता है कि जो वहाँ पर कंट्री रूल कर रही है उस कंट्री को वहाँ से जाना पड़ सकता है। जैसे कि इंडिया में जब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई तो लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की 1942 के अंदर, और 1947 तक आते आते ब्रिटिशर्स को इंडिया से जाना पड़ा। थर्ड पॉइंट है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। व्हेन द कॉमन पीपल हैव फुल नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड व्हेन दे प्ले एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल कल्चर। ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जिसके अंदर लोग जो है अच्छे से अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानते हैं, अवेयर है, अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का पार्ट बनते हैं, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है। द कॉमन पीपल आर फुली कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। एट एवरी स्टेप दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड ट्राई टू मेक इट रिस्पॉन्सिबल। हर स्टेप में वो सरकार की जो वीकनेसेस हैं, जो सरकार की बुराइयां हैं, उसको काउंट करवाते हैं, उन पॉइंट्स को रेज करते हैं सरकार के सामने, ताकि सरकार जो है अपनी पॉलिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सरकार जो है आंसरेबल हो लोगों के लिए। तो ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर। इन मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर वी फाइंड द क्वालिटीज़ ऑफ एनी टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जिसके अंदर हमें एक काइंड नहीं देखने को मिल रहा, उसके अंदर मिक्सचर होगा, यानी दो जो पॉलिटिकल कल्चर है उनका मिक्सचर देखने को मिलेगा। जैसे कि पैरोकियल या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पैरोकियल या पार्टिसिपेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इनफैक्ट नो कंट्री हैज़ अ प्योर पॉलिटिकल कल्चर ऑफ वन काइंड। कोई भी दुनिया में ऐसी देश में कंट्री नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके का आपको पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिले। हमेशा वो किसी ना किसी चीज़ का मिक्सचर होता है। एवरी पॉलिटिकल कल्चर हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट, पैरोकियल और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। हर जितने भी दुनिया में पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं कंट्रीज़ के अंदर, उनमें हमेशा जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सब्जेक्ट के होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पैरोकियल के होते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं पार्टिसिपेंट के होते हैं। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर। फिफ्थ पॉइंट है सिविक कल्चर। सिविक कल्चर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। कि सिविक कल्चर वो है जिसमें दो तरीके का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा, एक तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर का और दूसरा पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का। कॉमन पीपल एक्सेप्ट द राइट्स ऑफ द इलाइट। इलाइट मतलब रिच जो बिजनेसमैन्स हैं, उनका राइट जो है लोग एक्सेप्ट करेंगे कि वो हमारी कम्युनिटी के लिए लॉज एंड पॉलिसीज़ जो है बना सकते हैं, उनके पास इतना राइट है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चीज़ का कॉमन लोग जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं राइट, बट देयर व्यू पॉइंट अबाउट दोज डिसीजंस रिमेन एनालिटिक एंड क्रिटिकल नेचर। बट उनका जो व्यू पॉइंट है इस चीज़ को लेके हमेशा क्रिटिकल रहता है। वो इस चीज़ को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो लोग जो भी रूल्स लॉज पॉलिसीज़ बनाएंगे वो हमारे वेलफेयर के लिए होने चाहिए। तो दे पोजेस द राइट टू क्रिटिसाइज द एलाइट एंड टू मेक इट रिस्पॉन्सिबल। तो कॉमन लोग हमेशा कोशिश करते हैं इलाइट लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की, उनकी वीकनेसेस बताने की, ताकि वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहें, लोगों के लिए आंसरेबल रहें। सिक्स्थ पॉइंट है आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट वेयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर्म द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, किस विचारधारा पर उस कंट्री में जो है काम किया जाएगा, क्या मॉडल होगा। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन भी है और पब्लिक भी है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ होती हैं उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। जैसे अमेरिका की उसकी प्राइवेटाइजेशन है, कैपिटलिज्म। तो हर कंट्री का अपनी आइडियोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल्स, लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं। आइडियोलॉजी इज़ गिवन द सुप्रीम पोजीशन इन द सोसाइटी। तो कई कंट्रीज़ के अंदर आइडियोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बाकी सारी चीज़ों से। आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही लोगों के लिए काम किया जाता है। ऑपोजिशन इज़ नॉट टॉलरेटेड। तो इन कंट्रीज़ के अंदर अगर कोई भी ऑपोजिट पार्टीज़ है, जो मेजॉरिटी को छोड़कर बाकी जितनी भी लेफ्ट ओवर पार्टीज़ है, वो बिल्कुल भी अपोज नहीं कर सकती, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती हैं मेजॉरिटी पार्टी को। एवरी एफर्ट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ सप्रेस्ड। और ऑपोजिशन को पूरा जो है दबाने की कोशिश की जाती है, उनको किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करने दिया जा सकता
सकता, ताकि वो सरकार को क्रिटिसाइज़ ना करे। तो आइडियोलॉजी वाली सरकारें जो होती हैं वो पूरा कोशिश करती है कि सिर्फ उनकी ही इंपॉर्टेंस बनी रहे और जो आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री जो है वर्क करे। 7th पॉइंट है होमोजीनस पॉलिटिकल कल्चर। होमोजीनस पॉलिटिकल कल्चर इज फाउंड इन सच कंट्रीज वेयर यूनानिमिटी एग्जिस्ट बिटवीन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ देयर अचीवमेंट। तो होमोजीनस पॉलिटिकल कल्चर उन कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर लोगों की सहमति पॉलिटिकल कल्चर और सिस्टम के साथ है। जो जिस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम काम करना चाहता है उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं और वो जितने भी इम्प्लीमेंट कर रहा है पॉलिसीज़, हर किसी पॉलिसी में उनको अचीवमेंट हासिल हो रही है। इवन द ऑपोजिशन पार्टीज डू नॉट क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ होती हैं मेजॉरिटी पार्टी को छोड़कर, वो उनको क्रिटिसाइज़ या उनके वीक पॉइंट्स नहीं गिनाती हैं। इवन ऑपोजिशन भी आप ये कह सकते हो रूलिंग पार्टी के साथ ही है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एग्जिस्ट यूनानिमिटी अबाउट पब्लिक वेलफेयर। जो भी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी सरकार निकाल रही है लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल भी रिवोल्ट या फिर क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं उन पॉलिसीज़ का। 8th पॉइंट है फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर। इन अ सोसाइटी वेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल पोजेसेस डिफरेंट पॉलिटिकल वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स एंड व्यू पॉइंट पोजेसेस फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर। उन कंट्रीज़ में जहाँ पर अलग अलग ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और उन सबके अपने अपने ही डिमांड्स हैं, विशेज़ हैं, अपने वैल्यूज़ हैं, हर किसी का अपना ऑब्जेक्टिव है, उसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर। मीन्स बटे हुए हैं व्यूज़ हर किसी के। पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, देयर पॉलिटिकल बिलीव्स एंड वैल्यूज़ आर ऑल्सो डिफरेंट। ये एग्जाम्पल है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। यहाँ पर फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर है। इट इज सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर। इन अ सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर पीपल आर नॉट टाइड टू अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और आइडियोलॉजी। इस पॉलिटिकल कल्चर के अंदर लोग किसी एक व्यू पॉइंट को या एक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, बट द बेसिस ऑफ देयर व्यू पॉइंट इज लॉजिक एंड रीजनिंग। वो लोग अपना व्यू पॉइंट उस तरीके से बनाते हैं कि क्या ये चीज़ लॉजिकल है, सही है या गलत है। रीजनिंग के अकॉर्डिंग दे अडॉप्ट एनी व्यू पॉइंट और आइडियोलॉजी विच पासिस थ्रू सक्सेसफुली देयर टेस्ट ऑफ लॉजिक एंड रीजन। वो लोग जो है कोई भी आइडियोलॉजी अपनाते हैं तो अपनाने से पहले वो उसका टेस्ट करते हैं कि क्या ये आइडियोलॉजी टेक्निकली या लॉजिकली सही भी है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पहले लोग वहाँ के एनालिसिस करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर वहाँ एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ लोग नॉलेजेबल हों, एजुकेटेड हों। नेक्स्ट हेडिंग है इम्पॉर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज़ बिकम प्रैक्टिकल बिकॉज वी ट्राई टू करेक्टली अंडरस्टैंड द रियल एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, हिज पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड व्यू पॉइंट। पॉलिटिकल कल्चर को स्टडी करने के बाद हम ये चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं कि लोगों का क्या व्यू पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लोगों का क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या बिलीफ है। लोग अगर कोई पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहे तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर कोई पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल हो गया है। सेकंड, एंट्री ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है इसके अंदर बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए हैं विद टाइम, जैसे कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एटसेट्रा। Third point, has enriched the literature of political science. With the advancement of the concept of political culture, literature of political science has become quite rich. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है तो पॉलिटिकल कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बहुत सारे राइटर्स ने अपनी थ्योरीज लिखी हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लिटरेचर है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। उसमें अलग अलग जो है हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे आज हमें राइटिंग्स अगर हम देखें, एलमेंट एंड पोवेल, सैमुअल बियर, सिडनी वर्बा, ल्यूसन पाई, इन सब के कॉन्सेप्ट जो है पढ़ने को मिलते हैं जो पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल चेंज थ्रू न्यूज़पेपर एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल वैल्यूज कैन बी प्रोपेगेटेड। न्यूज़पेपर ये कम्युनिकेशन मीन्स जो है इसके थ्रू जो है पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, लोगों के व्यू पॉइंट जो है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में चेंज हो रहे हैं। Fifth point, combination of micro and macro study. Today we are able to understand the combined effect of the values and beliefs of the individual as well as of the society. Political culture concept के through हम लोग जो है अपनी सोसाइटी को भी समझ पाते हैं और इंडिविजुअल को भी समझ पाते हैं कि दोनों जो है उनका क्या बिलीफ और वैल्यू सिस्टम है।
सिक्स पॉइंट है हेल्पफुल इन नोइंग द डाइवर्सिटीज़ इन ह्यूमन नेचर. बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटीज़ इन ह्यूमन सोसाइटीज़ द लेवल ऑफ पोलिटिकल डेवलपमेंट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. हर सोसाइटी में एक जैसा पोलिटिकल सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता. हर कंट्री में अलग अलग पोलिटिकल सिस्टम होता है और अपने अलग अलग टाइम पर वो डेवलप करता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिटिकल कल्चर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दीज डाइवर्सिटीज़. अगर हम चाहते हैं उन सोसाइटी के पोलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ना तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पोलिटिकल कल्चर. अगर हम पोलिटिकल कल्चर पढ़ेंगे तो हमें सोसाइटी, इंडिविजुअल, वैल्यू, बिलीफ सिस्टम सब पता चल जाएगा. उसके बाद इतनी डाइवर्सिटीज़ पढ़ने के बाद हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को भी अच्छे से जान पाएंगे. सेवन्थ पॉइंट, पॉलिटिकल साइंस हैज़ बिकम अ डायनेमिक सब्जेक्ट. ये जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ये टाइम के साथ चेंज होता जाता है. इसमें अपडेशन बहुत ज़रूरी है. अर्लियर द स्टडी ऑफ ग्रुप्स वॉज एम्फेसाइज्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट एट दैट प्रेजेंट वी ऑल्सो स्टडी द रियल एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल इन द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट. पहले के टाइम में कुछ ही कॉन्सेप्ट होते थे पॉलिटिकल साइंस में, बट आज अगर हम बात करें ईच एंड एवरी आस्पेक्ट जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई चीज़ है हमें सब पढ़नी पड़ती है. इसीलिए जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है वो बहुत ही वाइडर है और चेंज हो रहा है टाइम के साथ. 8 पॉइंट है जजिंग सक्सेस और फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल इन वन स्टेट बट अनसक्सेसफुल इन अनदर स्टेट. एक ही टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, सक्सेसफुल है, अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर वहाँ प्राइवेटाइजेशन है, लोग बहुत अमीर हैं, बट वही सिस्टम जो है डेमोक्रेसी का वो चाइना या रशिया में फेल हो जाएगा. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फेलियर वी नीड टू स्टडी द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ दैट स्टेट. अगर हम चाहते हैं कि वो फेलियर क्यों है रशिया एंड चाइना में, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ दैट स्टेट्स, कि हमें उनका कल्चर पढ़ना पड़ेगा. नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स. कंक्लूजन लिखना इज मस्ट. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो अभी हमने डिस्कस की हैं उनमें से आप लिख सकते हो. अगर आपको नहीं पता लग रही, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.